Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to another lecture of Basic Electronics, which is the rectifiers part 3. In this lecture, I am going to discuss the bridge rectifier and I will also discuss RC filter. So, let us begin with our topics. Okay, now we are going to start with the bridge rectifier. We can very clearly see that this is the same transformer that we used in the center tap full wave rectifier. Its center tapping wire has not been used over here. वो center tapping की वायर यहाँ सेंटर में है, बनाई नहीं गई है, ठीक है, उसको अनयूज रखा हुआ है और दोनों कॉर्नर वाले टर्मिनल्स के ऊपर जो है वो आप काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वी आर यूजिंग द फुल सेकेंडरी वोल्टेज। पिछले केस में भी हमने तीनों वायर्स को यूज किया था सेंटर टैप वाले के अंदर। वी यूज ऑल द 3 वायर्स। अब वो ऐसा हुआ कि तीनों को यूज करने की वजह से एक दफा में एक डायोड वाला पार्ट ऑन हो रहा था, दूसरी दफा में दूसरे डायोड का पार्ट ऑन हो रहा था, लेकिन यूज हम पिछले केस में भी फुल सेकेंडरी वोल्टेज को ही कर रहे थे और यहाँ भी हम फुल सेकेंडरी वोल्टेज को ही यूज कर रहे हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि वी विल बी extracting some results out of this at the end of the study of the bridge rectifier ना, कि हमने सेंटर टैब में भी फुल सेकेंडरी वोल्टेज यूज किया, ब्रिज में भी वी आर यूजिंग द फुल सेकेंडरी वोल्टेज एंड डिस्पाइट ऑफ दिस वी विल ट्राई टू इंडिकेट दैट द ब्रिज रेक्टिफायर इज गिविंग अस बेटर रिजल्ट्स। वो कैसे दे रहे हैं, लेट अस स्टार्ट स्टडिंग दिस। We can see there are 4 diodes D1, D2, D3 and D4. The input waveform is also the same. The transformer is also the same. इनपुट वेवफॉर्म वही है जो 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 जा रही है, फिर इनपुट वेवफॉर्म नेगेटिव में जा रही है, फिर पॉजिटिव हो रही है एंड सो ऑन। इनपुट वेवफॉर्म इस तरह से चल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हमें ये बात थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए दैट वी हैव सो मेनी वैल्यूज, positive values of input and we have so many negative values of input. We cannot solve this circuit for all the positive for all the negative values. What we can do, we can take one positive value, solve for it and then we can generalize and say कि बाकी तमाम positive voltages पे ऐसे ही response आएगा and same we can do for the negative cycle. So here what I have done, मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो पोलैरिटी कैसी होगी, ऊपर वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा, नीचे वाला टर्मिनल माइनस हो जाएगा। यही चीज सेकेंडरी पर एप्लीकेट कर जाएगी। ओके, टर्न रेशो 1:1 बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। देखिए ये सेकेंडरी की जो टैपिंग है सेंटर वाली वो अनयूज दिखाई हुई है और फुल सेकेंडरी वोल्टेज पे आप काम कर रहे हैं। जब पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ आया तो इसका मतलब है यही पॉजिटिव वोल्टेज D2 के पॉजिटिव टर्मिनल पे भी तो पहुंच रहा होगा। ये जहन में रखिएगा, पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड विल टर्न दिस ऑन। D2 डायोड आपका ऑन हो जाएगा। यही पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ D1, पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल नेगेटिव D1 ऑफ हो जाएगा। नेगेटिव वोल्टेज कहाँ गया, यही नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ D3। नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज ऑन कर देता है डायोड को। यहाँ भी यही हो रहा है, नेगेटिव वोल्टेज ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ D3 ऑन एंड नेगेटिव वोल्टेज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ D4, नेगेटिव वोल्टेज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ D4, ये D4 ऑफ हो जाएगा। तो पता क्या चला, पॉजिटिव साइकिल में D1 और D4 ऑफ नजर आ रहे हैं, D2 और D3 ऑन नजर आ रहे हैं। सिंस D1 and D4 are both off and they are not carrying any current, we can remove them from the scene. For example, the circuit can look like this. मैंने इसको रीड्रॉ कर दिया सर्किट को, ठीक है, और मैंने यहाँ पर D1 को भी हटा के दिखाया है and I have also removed D4. Now let us try to see the direction of the current. प्लीज नोट कि डायोड से करंट कभी भी उल्टे डायरेक्शन में नहीं गुजर सकता है ना, ये बात तो आपको पहले भी बताई जा चुकी है। दैट मीन्स द ओनली पॉसिबल वे दैट द करंट कैन फॉलो इज लाइक दिस।
कि वो D2 से यूं गुजरे. So the current will enter from positive terminal, it will go through D2, it will go through V0 terminal, it will go through D3 and will return back to the negative terminal. Positive cycle के दौरान this is the root of the circuit. This is the root of the current. Now let us see how can we apply KVL to find the expression for output. Now see कि ये चूंकि आपके डायरेक्शन था करंट का V0 के लिए द करंट इज एंटरिंग इन दिस टर्मिनल ऑफ V0, दैट मीन्स कि ये V0 का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये V0 का नेगेटिव टर्मिनल है. आपको जब सारे पोलैरिटीज पता चल गए, यू कैन अप्लाई KVL इन एनी डायरेक्शन. मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, दैट मीन्स माइनस ऑफ Vs ये रहा, प्लस ऑफ Vd2 प्लस ऑफ V0 प्लस Vd3 इक्वल टू 0. यही लिखा हुआ है, माइनस Vs प्लस Vd2 प्लस V0 प्लस Vd3 इक्वल टू 0. अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, Vd2 और Vd3 इन दोनों को एक ही वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर दिया है जो कि है Vd. Vd2 Vd3 की जगह Vd लिख दिया है मैंने. और अब आपके पास V0 की एक्सप्रेशन आ गई Vs माइनस 2Vd. दिस इज द एक्सप्रेशन के सप्लाई वोल्टेज में से दो डायोड का ड्रॉप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आउटपुट पे चला जाएगा. अगर डायोड आइडियल है तो क्या होगा, Vd का फैक्टर डेफिनेटली 0 हो जाएगा और V0 Vs के बराबर आ जाएगा. पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि जब डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो जो कुछ भी सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू होगी वही आउटपुट पर आ जाएगा डायरेक्ट, ना डिवाइड बाय 2 ना डिवाइड बाय 3, कुछ भी नहीं. जो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू है वो डायरेक्ट आउटपुट पे आ रही है. आई एम प्लॉटिंग इट फॉर द आइडियल डायोड कंडीशन, जो कि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ये मेरे पास पॉजिटिव साइकिल है. मुझे इस वक्त मैं पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट्स प्लॉट कर सकती हूँ. ये दूसरी पॉजिटिव साइकिल है, तो जो पॉजिटिव में यहाँ आउटपुट आएगा वही मैं यहाँ पे भी प्लॉट कर दूंगी. एंड आई कैन सी कि जो पॉजिटिव वेव यहाँ मुझे नज़र आ रही है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, वही सेम पॉजिटिव वेव मुझे यहाँ भी नज़र आ रही है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 5 है, क्योंकि यहाँ कुछ डिवाइड बाय 2 वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हो रहा था. जो इनपुट है एग्जैक्टली वही आपका आउटपुट आ रहा है. तो अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को देखा है. अब हम देखेंगे कि अगर आपके रेक्टिफायर सर्किट के ऊपर नेगेटिव साइकिल आएगी, हाउ विल इट बिहेव. लेट अस सी दैट. Now we can see the negative cycle of the waveform. For this we are going back to the original circuit. अब एक नेगेटिव वेव आ रही है. I am not going into the detail कि नेगेटिव वोल्टेज को लिखने के लिए मैंने ये क्या कन्वेंशन यूज़ किया है. मैंने ऊपर वाले टर्मिनल को माइनस, नीचे वाले को पॉजिटिव और यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड दिखाया है. सेंटर टैप रेक्टिफायर जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो नेगेटिव साइकिल को राइट करने के लिए ये कौन सा मेथड है ये मैंने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया है. आई होप कि आपको पता होना चाहिए. तो नेगेटिव साइकिल इंडिकेट करने के लिए हम हमेशा यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव साइन लगा देते हैं. दिस होल थिंग इंडिकेट्स अ नेगेटिव वोल्टेज. यही चीज सेकेंडरी पर एप्लीकेट होगी और यही चीज सेकेंडरी पर एप्लीकेट होगी. वोल्टेज सेम है क्योंकि 1:1 का टर्न रेशियो दिखाया हुआ है. अब जब पॉजिटिव वोल्टेज जब नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ रहा है, यही नेगेटिव वोल्टेज D2 के ऊपर चला जाएगा. नेगेटिव वोल्टेज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ D2 विल टर्न इट ऑफ. नेगेटिव वोल्टेज ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ D1 विल टर्न इट ऑन. D1 ऑन हो गया, D2 ऑफ हो गया. पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ D4 ऑन हो गया. पॉजिटिव टर्मिनल ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ D3 ऑफ हो गया. अब आपके पास D3 ऑफ है, D2 ऑफ है, D1 D4 ऑन है. अगेन D1 एंड D4 तो ऑन है. D2 D3 को आप हटा सकते हैं. यू कैन ऑलवेज रिमूव देम बिकॉज दे आर नॉट कंडक्टिंग एनी करंट. वही चीज मैंने यहाँ बना दी है, इनको रिमूव कर दिया. अगेन वही बात कि करंट डायोड के थ्रू कैन ओनली go in this direction, it cannot go in a reverse direction. Therefore if you try to observe the current, only possibility for the current to go is in this direction ना, कि वो D4 के थ्रू एंटर हो और D1 के थ्रू रिटर्न हो. पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, D4 से गुजरा, इस टर्मिनल से रजिस्टर से गुजरा,
प्लीज नोट कि वी नॉट के जिस टर्मिनल से एंटर हो रहा है वो वी नॉट का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये रहा, पहले भी ऐसे ही किया था हमने, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ से नेगेटिव में रिटर्न कर गया। नाउ बेस्ड ऑन दिस डायरेक्शन ऑफ करंट मुझे सारे पोलैरिटीज नजर आ रहे हैं क्लियरली, प्लस माइनस जो कुछ भी हैं, वी कैन अप्लाई द केवीएल इन एनी डायरेक्शन। इस वक्त मैं इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर केवीएल अप्लाई करी हूँ। लेट अस अप्लाई द केवीएल। केवीएल जो मैंने अप्लाई किया तो वो क्या आया, माइनस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस प्लस वी डी फोर प्लस वी डी वन, sorry, plus Vd4 plus V0 plus Vd1 equal to 0, plus Vd4 plus V0 plus Vd1 equal to 0. Since we have already chosen all diode drops to be of the same value Vd, तो Vd4 की जगह भी Vd लिख दिया, Vd1 की जगह भी Vd लिख दिया, and that gives us V0 equal to Vs minus 2Vd। यानी अब अगर नेगेटिव साइकिल आ भी रही है तो सप्लाई वोल्टेज की जो भी वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड मुझे पुट करना है। अगर डायोड आइडियल है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। नेगेटिव पूरा है ना, ये पूरी चीज नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। इस पूरे को जब मैंने सॉल्व किया तो पता चला कि अब एंड में मेरी एक्सप्रेशन में ये टर्म आ रही है जो इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव कुछ भी आ रहा हो, चाहे वेव इनपुट पे नेगेटिव आ रही हो, आपने यहाँ मैग्नीट्यूड पुट करना है। ये भी आप पूरा डिराइव करते हुए आए। तो अब आपको पता चल गया कि अगर सप्लाई वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू है आपने उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो जब यहाँ से -1 आ रहा था मैंने यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड +1 प्लॉट कर दिया, क्योंकि मैं नेगेटिव साइकिल की बात कर रही हूँ। जब नेगेटिव साइकिल से -2 आ रहा था मैंने यहाँ पर +2 प्लॉट करा ना, क्योंकि देख लें Vd का फैक्टर अगर 0 होता है तो V0 किसके बराबर आ रहा है, पूरी जो कुछ भी इनपुट की वेव है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें और V0 पे बना दें। जब यहाँ से -3 आ रहा है आउटपुट पे +3 प्लॉट होगा, जब यहाँ पे -5 आ रहा है आउटपुट पे +5 प्लॉट होगा। तो जो कुछ भी नेगेटिव वेव में आ रहा था एग्जैक्ट वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड आपने प्लॉट किया तो ऐसी वेव बन गई। जहां जहां नेगेटिव वेव आ रही है आप यही चीज प्लॉट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे जो है वो +5 +5 +5 की पीक्स की वेव बन रही हैं। ठीक है, दिस इज गिविंग अस फुल वेव रेक्टिफिकेशन। Now we are going to find the peak inverse voltage for any of the diodes of the bridge rectifier. तो प्लीज़ इसके लिए आप चाहे पॉजिटिव साइकिल ले लें, नेगेटिव साइकिल ले लें, टोटली अप टू यू। चूज एनी डायोड जो कि उस साइकिल में ऑफ हो रहा हो। मैंने इस वक्त रेंडमली पॉजिटिव साइकिल ले ली। अगर आपने नेगेटिव साइकिल के किसी डायोड को यूज के लिए फाइंड करना है यू कैन गो फॉर दैट, देयर इज नो इशू। ठीक है, अच्छा मैंने पॉजिटिव साइकिल ले ली क्योंकि क्लियर नजर आ रहा है ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में ये D1 डायोड जो था वो ऑफ था। ठीक है, तो मैंने इसके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर माइनस साइन लगाया, इसके नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर मैंने प्लस साइन लगा दिया। अब मुझे यहाँ पे PIV पता चल गया। इसकी पोलैरिटी यही है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। V0 की पोलैरिटी कैसे पता चल रही है, पॉजिटिव साइकिल में करंट यूं चल रहा था लाइक दिस, तो यू एंटर जब हो रहा था तो V0 का ये टर्मिनल पॉजिटिव है और V0 का ये नेगेटिव है। अब मेरे पास यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर मैं PIV के लिए लूप इक्वेशन लूप KVL लगा सकती हूँ। टोटली माई चॉइस के एंटी क्लॉकवाइज लगाऊं या क्लॉकवाइज लगाऊं, क्योंकि पोलैरिटी मुझे सबकी नज़र आ रही है ना। तो सपोज कि मैंने इसको क्लॉकवाइज लगाया तो वो माइनस ऑफ PIV प्लस VD2 प्लस V0 हो जाएगा। माइनस ऑफ PIV प्लस VD2 प्लस V0 इक्वल टू 0। PIV अलग कर लें, VD2 प्लस VD0 प्लस V0 ये आपके पास आ जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर कि जिस वक्त पॉजिटिव साइकिल थी उस वक्त आउटपुट की वैल्यू 0 नहीं थी। पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट की वैल्यू Vs माइनस 2Vd थी। पीछे जाके आप पॉजिटिव साइकिल का आउटपुट देख सकते हैं। Vs माइनस 2Vd आउटपुट था, तो V0 की जगह मैंने ये दो टर्म लिखी हैं Vs माइनस 2Vd। Vd2 भी मैंने Vd लिख दिया है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी चूजन ऑल डायोड वोल्टेजेस टू बी एट द सेम वोल्टेज ड्रॉप। Vd माइनस 2Vd प्लस Vd माइनस Vd बन गया। तो पीक इनवर्स में अब आपको ये पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू भी Vs माइनस Vd आ रही है, यानी कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये डायोड यहाँ पे ऑफ हो रहा है, फुल सेकेंडरी वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर हो रहा है व्हेन दिस डायोड इज एक्चुअली
ऑफ। अगर डायोड के वोल्टेज को नेग्लेक्ट कर दें तो फुल सेकेंडरी वोल्टेज, डायोड तो यहाँ बीच में ऑफ हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि शायद आधा सेकेंडरी वोल्टेज या 1/3 ऑफ वोल्टेज आ रहा होगा, नहीं, फुल सेकेंडरी वोल्टेज, यहाँ का पूरा वोल्टेज Vs है, फुल सेकेंडरी वोल्टेज डायोड के ऊपर अपीयर हो रहा है व्हेन इट इज गेटिंग ऑफ। लास्टली इनपुट और आउटपुट का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन बिल्कुल वही है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर भी वेव जो है वो बिल्कुल वेव का पैटर्न तो वही बन रहा है ना, कि सेंटर टैब के अंदर जैसे बन रहा था कि हर हाल आधे साइकिल के बाद जो है वेव अपने आप को रिपीट करी थी, तो इसका भी इनपुट और आउटपुट के फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे भी ब्रिज रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी जैसे कि सेंटर टैब फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हो जाती है। ठीक है, सो हियर वी आर ऑल्सो डन विद द ब्रिज रेक्टिफायर। Okay students, so now we are going to start the study of RC filters. If you try to observe both the circuits over here, then you can see that this is the simple circuit diagram of a half wave rectifier. आप देखें, ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है, और इंस्टेड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वी कैन यूज अ फंक्शन जनरेटर। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रांसफॉर्मर एंड फंक्शन जनरेटर बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली सर्विंग द सेम पर्पस, दैट दे आर प्रोवाइडिंग अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म एट द इनपुट। तो चाहे ट्रांसफॉर्मर हो या फंक्शन जनरेटर हो, एक डायोड एक रेजिस्टर लगा हुआ है, दिस इज एक्चुअली अ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फिल्टर कैसे बनता है, प्लीज अंडरस्टैंड कि सिर्फ हाफ वेव के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि कोई भी रेक्टिफायर आपके पास हो, हाफ वेव हो, सेंटर टैब वाला हो, ब्रिज वाला हो, किसी भी रेक्टिफायर के रेजिस्टर के पैरेलल में अगर आप एक कैपेसिटर लाके लगा देते हैं, देन दैट रेक्टिफायर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फिल्टर। उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ बता दी है कि ऊपर तो एक सिंपल सा रेक्टिफायर था, इसमें रेजिस्टर के पैरेलल में जो मैंने कैपेसिटर लाके लगाया, इसका नतीजा ये हुआ कि ये एक फिल्टर सर्किट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस कैपेसिटर के पैरेलल में लगाने की वजह से हुआ क्या है, ये हमें बेसिकली ज़रा देखना होगा कि हाउ डज द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट चेंज व्हेन वी प्लेस अ कैपेसिटर इन पैरेलल टू द रेजिस्टर। लेट अस सी दिस। अब देखिए हुआ क्या, जब इनपुट की वेव 0 से लेके +5 तक जा रही है, 5 से फिर वो 0 आती है, 0 से फिर वो -5 जाती है, फिर वो 0 आती है, फिर +5 एंड -5 एंड सो ऑन, इस तरह से वेव चल रही है। ठीक है, अच्छा, इनपुट की वेव सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि 0 से लेके +5 वोल्ट तक गई। इसका नतीजा क्या होगा, जब इनपुट 0 से 5 वोल्ट तक जाएगा, हम अज्यूम करें कि डायोड हमारा आइडियल डायोड है, तो जब कभी भी 1 2 3 4 5 वोल्ट आएगा सप्लाई की साइड से, डायोड का स्टेटस क्या होगा, डायोड ऑन होगा। कहने का मेरा मकसद है, यहाँ से 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये डायोड जो है उस ड्यूरेशन के अंदर ऑन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, आने वाले वोल्टेज को रास्ता देगा और वोल्टेज यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब इनपुट से ये 1 वोल्ट आया तो यकीनन ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पर भी 1 वोल्ट पहुँच गया, यहाँ पर भी 1 वोल्ट पहुँच गया, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जब यहाँ से 2 वोल्ट आ रहा है, डायोड शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर भी 2 वोल्ट पहुँच रहे, इस कैपेसिटर भी 2 वोल्ट तक चार्ज हो गया। इसी तरह से 3 आया इनपुट से, 4 आया इनपुट से, जब 5 वोल्ट आया इनपुट से, तो ऑफ कोर्स उस ड्यूरेशन में भी कैपेसिटर डायोड जो था वो ऑन था, यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया। ये चीज़ हमें यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखी हुई भी नज़र आ रही है कि जैसे जैसे इनपुट 0 से बढ़ता बढ़ता 5 वोल्ट तक गया, कैपेसिटर भी 0 से बढ़ता बढ़ता 5 वोल्ट तक चला गया। तो इनपुट की वेव 0 से 5 तक गई, ये आउटपुट की वेव बनी है। आउटपुट की वेव भी आहिस्ता आहिस्ता 0 से 5 वोल्ट तक हमें जाते हुए नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है कि जो रेजिस्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज है वही हमारा आउटपुट वोल्टेज है, वही हमें आउटपुट पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद सिनारियो चेंज हो रहा है। वो चेंज क्या हो रहा है, वो ये है कि जब 5 वोल्ट आ रहा है, कैपेसिटर ने अब 5 वोल्ट स्टोर कर लिया।
ठीक है, यानी कि अच्छा आप ये देखें कि कैपेसिटर के अक्रॉस एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसा एलिमेंट है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज अचानक से जब बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा होगा, सडनली एब्रप्टली चेंज होके ज़ीरो नहीं हो सकता, बट इट विल टेक सम टाइम टू गेट डाउन और टू गो बैक फ्रॉम 5 वोल्ट टू 0 वोल्ट। कैपेसिटर ने इस टर्मिनल को होल्ड कराया हुआ है 5 वोल्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि 5 वोल्ट तक चार्ज हो चुका था। सप्लाई से अगला वोल्टेज क्या आ रहा है? सप्लाई से अगला वोल्टेज आ रहा है 4.8 वोल्ट, 4.7 वोल्ट, 4.6 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, क्योंकि सप्लाई तो अब कम होना शुरू हो गई है। तो अब आप ये देखें कि कैपेसिटर ने इस टर्मिनल को होल्ड कराया हुआ है 5 वोल्ट के ऊपर, जबकि सप्लाई जो यहाँ से आ रही है, यहाँ से जो वोल्टेज अब पहुँच रहा है वो 4.7, 4.9, 4.8, 4.7, 4.6, 4.5, 4.4 ये पहुँच रहा है। तो अब आप जरा डायोड को देखें कि डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर कैपेसिटर के होल्ड किए हुए वोल्टेज की वजह से 5 वोल्ट है, जबकि सप्लाई से आने वाले वोल्टेजेस कम वैल्यू के हैं, वो 4.9 है, वो 4.8 है, वो 4.7 है, वो 4.6 है। तो अब इससे हो क्या रहा है कि जैसे ही ये पॉइंट क्रॉस किया और सप्लाई से ये वाले वोल्टेजेस आने शुरू हुए, कैपेसिटर ने 5 वोल्ट स्टोर किया हुआ था, यहाँ से स्मॉलर वोल्टेज आ रहे थे, ये डायोड बेसिकली अब ऑफ हो गया। अब जो ये डायोड ऑफ हुआ तो ओपन सर्किट हो गया। अब क्या होगा? अब कैपेसिटर ने जो 5 वोल्ट स्टोर किए थे, इसको मज़ीद यहाँ से कोई सप्लाई वोल्टेज से कनेक्शन मौजूद नहीं है कि कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़े और 5 वोल्ट से आगे एक्सीड करे। नो, ये डायोड के रिवर्स बायस होने की वजह से ये जो कैपेसिटर है आपका, ये जो डायोड है वो ऑफ हो गया, ओपन हो गया। अगला स्टेप क्या होगा कि कैपेसिटर इस रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टर के अंदर अब अपना करंट देना शुरू करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो जो 5 वोल्ट कैपेसिटर ने स्टोर किए हुए थे वो हमें कम होते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसलिए कम होते हुए नज़र आ रहे होंगे क्योंकि कैपेसिटर इज़ नाउ गिविंग द वोल्टेज टू द रेजिस्टर एंड इट्स वोल्टेज विल नाउ बी ड्रॉपिंग ग्रेजुअली। तो मैंने इतनी सारी वेव्स बनाकर दिखा दी हैं, बेसिकली मुझे एक ही में बनाना चाहिए था कि जब सप्लाई वोल्टेज पूरी 5 वोल्ट तक पहुंची होगी, यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट तक, तो उस वक्त आउटपुट का वोल्टेज भी 5 वोल्ट तक पहुंच गया, फाइन। लेकिन जैसे ही सप्लाई वोल्टेज कम हुआ, कैपेसिटर का वोल्टेज तो 5 वोल्ट पर ही मेंटेन था, डायोड रिवर्स बायस हो गया, ओपन सर्किट हो गया, कैपेसिटर ने अपना करंट इस रेजिस्टर के अंदर देना शुरू किया। तो अब आउटपुट पर मुझे कैपेसिटर का वोल्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये कब तक डिक्रीज होता रहेगा? ये देखें, ये उस वक्त तक डिक्रीज होता रहेगा जब तक कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो ज़्यादा रहेगा और सप्लाई से आने वाला वोल्टेज कम रहेगा। ये उस वक्त तक डिक्रीज होता रहेगा। कैसे? कि देखिए, सप्लाई से आने वाला वोल्टेज तो कम से कम तर होता ही चला जा रहा है ना, ये तो डिक्रीज होने वाली साइकिल पे है। 4.8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 पे आएगा, फिर अगले स्टेप में थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव पे चला जाएगा। तो चाहे अगर कैपेसिटर अपना वोल्टेज इस रेजिस्टर में दे भी रहा है और 5 वोल्ट से इसका वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता करके गिर भी रहा है, वो मुझे गिरता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ का वोल्टेज फिर भी पॉजिटिव है, अभी 5 हुआ है, 4 हुआ है ग्रेजुअली, फिर 3 हुआ है ग्रेजुअली, स्टिल कैपेसिटर का वोल्टेज है तो पॉजिटिव। यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है देखिए ना, वो क्या है, यहाँ से आने वाला वोल्टेज अब नेगेटिव हो चुका है। तो कैपेसिटर ने डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कैपेसिटर का वोल्टेज 5, 4, 3, 2 तक जा रहा है, लेकिन जो सप्लाई से अब वोल्टेज आना शुरू हुआ है वो नेगेटिव आना शुरू हुआ है। तो नेगेटिव वोल्टेज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड और पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कीपिंग दिस डायोड ऑफ। इस पूरे ड्यूरेशन के लिए कैपेसिटर ऑफ रहेगा। कब ऐसा होगा कि दोबारा से जाके ये डायोड ऑन हो जाए और कैपेसिटर के साथ दोबारा कनेक्ट हो जाए? ये तब होगा कि जब दोबारा हम कहीं अगली साइकिल में इस जगह पहुंचेंगे। इस जगह पे पहुंचने के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा? फिर से कम हो जाएगा,
क्योंकि जो सप्लाई से वोल्टेज आना शुरू होगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके पूरे इस पॉइंट तक आने तक, इस पूरी साइकिल में, ये जो साइकिल नज़र आ रही है, कैपेसिटर वोल्टेज आहिस्ता 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 डिक्रीज हो रहा होगा। जैसे ही दोबारा से सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी कैपेसिटर के वोल्टेज के मुकाबले में, दोबारा से ये डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर के वोल्टेज को फिर से चार्ज अप करना शुरू करेगा जैसे पहले कर रहा था, और फिर हमें कैपेसिटर चार्ज होता हुआ नज़र आएगा। फिर वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा यहाँ तक, फिर वोल्टेज सप्लाई से कम होगा तो फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता हुआ हमें नज़र आएगा, और फिर यही साइकिल चलती चली जाएगी। तो ये जो इस तरह से जिग जैग तरह की वेव्स बन रही हैं, इनको हम कहते हैं रिपल्स। फिल्टर के आउटपुट के अंदर इस तरह का जो जिग जैग वेव बन रहा है, इसको हम रिपल कहते हैं, और इसका वोल्टेज रिपल वोल्टेज कहलाता है। और हमें इस तरह का रिपल वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें एक कांस्टेंट डीसी सिग्नल चाहिए। हम कर क्या रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन के बाद और फिल्टरेशन के बाद एक ऐसी वेव हासिल करना चाहते हैं जो कांस्टेंट सिग्नल हो, डीसी सिग्नल हो। हमें डीसी सिग्नल चाहिए, हमें इस तरह की वेवी वेव नहीं चाहिए। तो अगर मुझे वेवी वेव नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे रिपल्स नहीं चाहिए। आई वॉन्ट अ स्मूथ वेव फॉर्म। तो इन वेव फॉर्म्स के अंदर जो रिपल बन रहे हैं, इसको स्मूथ करने का क्या तरीका होगा, दैट वी शैल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ लिख कर दिखा दिया है कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो बेसिकली 5 वोल्ट है, और यहाँ जो सप्लाई की तरफ से वोल्टेजेस आ रहे हैं वो जैसे 4.7 भी आ रहा है तो भी डायोड ऑफ रहेगा, और -3 आ रहा है तो भी डायोड ऑफ रहेगा। कैपेसिटर का वोल्टेज 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो 3 वोल्ट तक भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं चूँकि वो -3 नेगेटिव रेंज के अंदर, नेगेटिव साइकिल के अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ का जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो ओवरऑल ज़्यादा रहेगा, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो ओवरऑल कम रहेगा, जिसकी वजह से डायोड आपका ऑफ रहेगा, और कैपेसिटर का वोल्टेज ग्रेजुअली इस रजिस्टर में रिलीज़ होकर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होगा। ये बात याद रखने की कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो इस रजिस्टर के थ्रू चूँकि डिस्चार्ज हो रहा है तो वो बहुत स्लोली डिस्चार्ज होगा, जबकि जो इनपुट की वैल्यूज़ हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज होके नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो इस वजह से चूँकि कैपेसिटर का वोल्टेज मोर और लेस मतलब जो है वो 5 वोल्ट से 4 होगा, बहुत मुश्किल से 3.8 तक चला जाएगा, 3.7 तक चला जाएगा। इस पूरी ड्यूरेशन में जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा वो कोई मैक्सिमम 3.8 तक डिस्चार्ज होगा, इससे कम डिस्चार्ज नहीं होगा, और यहाँ से तो वोल्टेजेस नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। तो कैपेसिटर जो है वो तो ये जो डायोड है वो आपको ऑफ नज़र आएगा, और कैपेसिटर का वोल्टेज बहुत स्लोली कम हो रहा होगा। अच्छा, अब हमें देखना ये था कि हमें ये जो रिपल्स हैं इसको कम करना है। ये कैसे कम कर सकते हैं इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। To understand the fact that how can we obtain a smooth wave from the filter circuit, we must try to observe the behavior of the resistor and capacitor present in the circuit. देखें, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट वेयर द कैपेसिटर गॉट चार्ज्ड fully, and this line is actually representing the decrease in the value of the capacitor voltage। यही है ना, पीछे भी आपने स्टडी किया है। देखिए, कैपेसिटर जो अपना वोल्टेज दे रहा है वो दे रहा है रेजिस्टर के अंदर। रेजिस्टर के अंदर वो दे क्या रहा है, इट इज एक्चुअली गिविंग द अमाउंट स्टोर्ड, it is actually giving the amount of electric charges which are stored in it। यही कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर स्टोर है वो रेजिस्टर के अंदर दे रहा है, जिसकी वजह से उसका वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता हुआ कैपेसिटर का हमें नज़र आ रहा है। अगर जो ये रेजिस्टर यहाँ लगा होगा इसकी वैल्यू बहुत कम होगी तो क्या होगा। देखिए, रेजिस्टर जो है वो अपोजिशन होती है इन द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि रेजिस्टर का काम ये है कि चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा।
अगर जो रेजिस्टर यहाँ पे लगा होगा जिसमें कैपेसिटर अपना करंट दे रहा है, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, तो क्या होगा, कैपेसिटर का करंट को कोई अपोजिशन नहीं मिलेगी, बहुत तेजी से वो इस रेजिस्टर के अंदर से गुजर जाएगा। ऐसे ही होगा। तो उसका नतीजा क्या होगा कि अगर आपका कैपेसिटर चार्ज है और रेजिस्टर सर्किट में जो लगा हुआ था वो छोटी वैल्यू का लगा हुआ था, कैपेसिटर का करंट आया और इसमें से तेजी से गुजर गया, तो मुझे कैपेसिटर के वोल्टेज में बहुत तेज डिक्रीमेंट नज़र आ रहा होगा। फिर वो अपना जो फॉरवर्ड बाइजिंग वाले पोजीशन में जाएगा, वो चार्ज होगा। फिर जब भी रेजिस्टर के अंदर करंट देना होगा, क्योंकि रेजिस्टर की वैल्यू बहुत कम है, कैपेसिटर बड़े तेजी से डिस्चार्ज होता हुआ नजर आएगा। तो अब मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि अगर सर्किट में ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है इसकी वैल्यू कम है, तो मेरी वेव बड़ी जिगजैग किस्म की, इर्रेगुलर किस्म की बनेगी, क्योंकि रेजिस्टर के कम होने की वजह से कैपेसिटर का वोल्टेज बड़े तेजी से नीचे जा रहा होगा। अगर ये रेजिस्टर छोटी वैल्यू का ना हो बल्कि ये रेजिस्टर बड़ी वैल्यू का होगा, तो क्या होगा, तो कैपेसिटर यहाँ आके अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आया, रेजिस्टर इतनी बड़ी वैल्यू का है कि वो कैपेसिटर के फ्लो चार्जेस को फ्लो ही नहीं होने दे रहा, इट इज़ अपोजिंग बैडली द करंट ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के करंट को बहुत अपोजिट बैडली अपोज कर रहा है। दैट मीन्स दैट कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज इनिशियली था वो तकरीबन वही देखे ना, ये वोल्टेज बिल्कुल वही का वही नज़र आ रहा है, मोर और लेस ये वोल्टेज बिल्कुल बराबर है, इट्स ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट वोल्टेज। कि अगर वो 5 वोल्ट तक कैपेसिटर चार्ज हुआ था तो उसका वोल्टेज तो यहाँ पे 3.8 तक भी नहीं जा रहा, ये मैक्सिमम शायद 4.8 4.7 वोल्ट तक रिड्यूस हुआ होगा, इससे कम हो ही नहीं रहा। तो पता ये चल रहा है कि अगर रेजिस्टर यहाँ ज़्यादा वैल्यू का मैं लगा दूँ तो जो कैपेसिटर ने वोल्टेज स्टोर किया है वो रफली वही मेंटेन करेगा, क्योंकि रेजिस्टर उसमें से उसको अपना करंट गुजारने ही नहीं देगा और डिस्चार्ज ही नहीं होने देगा। तो पता क्या चला कि अगर रेजिस्टर की वैल्यू हाई होती है तो आपको स्मूथ वेव मिलती है, अगर रेजिस्टर की वैल्यू स्मॉल होती है तो आपको इर्रेगुलर किस्म की वेव मिलती है। सेम गोज विद द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर छोटी वैल्यू का यहाँ पे लगा, अगर रेजिस्टर को मैं दोनों केसेस में कांस्टेंट कर दूँ ना, यानी कि रेजिस्टर ना बहुत बड़ी वैल्यू का है ना बहुत छोटी नॉमिनल वैल्यू का है, कैपेसिटर बहुत छोटी सी वैल्यू का है, लाइक सपोज इट्स 1 माइक्रोफैरड, तो क्या होगा, कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का है, उसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा, वो फौरन से 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो है जब उसने करंट देने का टाइम आएगा तो 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बड़ी तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ जो कैपेसिटर लगा होता वो 470 माइक्रोफैरड का लगा होता, 500 माइक्रोफैरड का लगा होता, 1000 माइक्रोफैरड का लगा होता, तो क्या वो खट करके विद इन ब्लिंक ऑफ आई जो है वो डिस्चार्ज होता? नो, इट वुड हैव टेकन सम टाइम टू गेट डिस्चार्ज। सो ये जो पिक्चर है ये ना सिर्फ इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि रेजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा है, ये इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भी उसका वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो रहा होगा, तेज़ी से डिस्चार्ज नहीं हो रहा होगा, और अगर कैपेसिटर की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर फ़ौरन से क्विकली डिस्चार्ज हो रहा होगा। सो आवर final conclusion is that by having a high value of a resistor or a high value of a capacitor we can have a smooth wave of the filter, and if these values are small, R and C values are small, we will have an irregular value from the filter circuit. और ये जो इस तरह का zigzag structure बन रहा है, this is called as ripple. We want less ripple to be present. We want a more or less smooth waveform. हमें बिल्कुल सीधी वेव चाहिए, डीसी वेव चाहिए, हमें रिपल्ड वेव नहीं चाहिए। So we want to reduce the ripples. अब रिपल को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, रिपल वोल्टेज बराबर होता है पीक टू पीक वोल्टेज
डिवाइडेड बाय द डीसी वोल्टेज के या आरएमएस वोल्टेज के। तो किसी भी वेव का हम रिपल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका पीक टू पीक वोल्टेज को डिवाइड कर दें उसके डीसी वोल्टेज से, वी कैन गेट द रिपल वोल्टेज। This thing we will be using in our practical session to calculate the value of the ripple voltage. So here our topic of filter is also finished. Any question from your side is of course welcomed.